भागे रास्ता नहीं मिलना, दुम दबाकर भागना, सिर पर पैर रखकर भागना, दाल नहीं गलना, ये वो मुहावरे हैं जो आज अफगानिस्तान के हालात को लेकर अमेरिका के ऊपर बिल्कुल सटीक बैठते हैं, क्योंकि अब अमेरिका बड़ा बेआबरू होकर अफगानिस्तान से निकल रहा है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप, आपका स्वागत करती हूं दुनिया के सबसे ताकतवर कहे जाने वाले देश के 4 राष्ट्रपतियों के शासनकाल में अफगानिस्तान से आतंक के जख्म झेलती हुई अमेरिका की कहानी 20 साल बाद भी दहशत के धमाकों के मोड़ पर आकर घूम गई है। 2001 में अफगानिस्तान में आते वक्त बुश के राष्ट्रपति रहते जिस अमेरिका ने सीना चौड़ा करके कहा था कि अब या तो हमारे साथ हो या आतंकवाद के साथ, वही अमेरिका जब 2021 में बाइडेन के राष्ट्रपति रहते अफगानिस्तान से निकलने की तैयारी करता है तो आतंकी हमले में अमेरिकी सैनिकों की जान जाती है। लादेन को मारने आया अफगानिस्तान, अब खुरासान के आतंकवादियों को खत्म करने की बात कर रहा है अमेरिका। आतंक के जख्म से शुरू हुई अमेरिका की कहानी खत्म होने से पहले फिर दहशत के दर्द के मोड़ पर आ चुकी है। Ladies and gentlemen, it was time to end a 20-year war. Thank you so much. थैंक यू सो मच कह के पत्रकारों के तमाम सवालों को पीठ दिखाकर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने जाने के लिए तो रास्ता खोज लिया, लेकिन पीछे छोड़ गए एक सवाल। क्या आतंक को खत्म करने आया अमेरिका 20 साल बाद भी आतंक की ही चोट खाकर बड़ा बेआबरू होकर अफगानिस्तान से निकल रहा है? अफगानिस्तान के आतंकी हमले में मारे गए अमेरिकी सैनिकों और नागरिकों को मौन होकर श्रद्धांजलि देते अमेरिकी राष्ट्रपति की इन तस्वीरों की वजह सिर्फ 26 अगस्त को काबुल में दहशतगर्दों का सीरियल धमाके वाला हमला नहीं है। वक्त के पहिए को 20 साल घुमाकर देखना होगा। 11 सितंबर 2001 जब अमेरिका पर अलकायदा के लादेन के आतंकी हमले ने पूरी दुनिया में सुपर पावर कहे जाने वाले देश की शांति, सम्मान और सुरक्षा की गगनचुंबी उड़ानों को धूल धूसरित होते देखा। साल पहले अफगानिस्तान से आए आतंक के धमाकों से हिले अमेरिका ने एक बड़ा फैसला किया। फैसला अफगानिस्तान में आतंक के समूल विनाश का। The United States of America makes the following demands on the Taliban. Deliver to United States authorities all the leaders of Al-Qaeda who hide in your land. Every nation in every region now has a decision to make. Either you are with us or you are with the terrorists. और फिर या तो अमेरिका या आतंकवाद, किसी एक को चुनने की चुनौती देकर 2001 में तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में अमेरिका ने अपने कदम रखने शुरू किए। दुनिया से अलकायदा की दहशत खत्म करने और अपना बदला लेने के मकसद से। On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. इसके बाद अगले 20 साल तक अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों की गोलियों की तड़तड़ाहट दुनिया ने सुनी। या फिर 20 साल तक दुनिया में अमेरिकी राष्ट्रपतियों की जुबानी सुना गया कि अब अफगानिस्तान में अमेरिका की लड़ाई को खत्म करने का वक्त आ गया है।
time of war began in Afghanistan, and this is where it will end. I could win that war in a week. It's time to end America's longest war. 19 years in Afghanistan. I think that's enough. 9/11 के बाद बुश, ओबामा, फिर ट्रंप और बाइडेन के राज वाले अमेरिका में कहा तो अनगिनत बार गया कि अफगानिस्तान में उस युद्ध का अंत नजदीक है जिसमें आतंक के जख्म खाकर अमेरिका अफगानिस्तान आया। 4 महीने पहले भी जो बाइडेन ने यही बात दोहराई। I've concluded that it's time to end America's longest war. It's time for American troops to come home. लेकिन शायद 15 अप्रैल को अमेरिका के सबसे लंबे युद्ध को विराम देने की बात करने वाले राष्ट्रपति को अंदाजा ही नहीं था कि 4 महीने के भीतर 15 अगस्त को तालिबान इस तरह काबुल तक आकर कब्जा कर लेगा। जहां आतंक से रक्त रंजित होने का बदला लेने अफगानिस्तान आए अमेरिका को अफगानिस्तान छोड़ने की डेडलाइन 31 अगस्त से 5 दिन पहले आतंक के ही हमले से अपने सैनिकों की जान गंवानी पड़ेगी और फिर कहना पड़ेगा हम आतंकवादियों को छोड़ेंगे नहीं। As well as anyone who wishes America harm know this, we will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay. I will defend our interests and our people with every measure at my command. अल-कायदा के आतंक को खत्म करने आए, तालिबान के आतंक को समेटने आए, अमेरिका को अब ISIS खुरासान के आतंक का जख्म झेलते हुए उल्टे पांव निकलना पड़ रहा है। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? इस इरादे से वो आए थे, उस इरादे को वो कहीं बीच में भूल गए। वो इरादा था जो अपना उनको रिवेंज लेना था। अब रिवेंज उन्होंने तालिबान को वहां से हटा के ले लिया। ओसामा बिन लादेन को 2011 में मारा, परंतु फिर भी वो वहां पर टिके रहे और वो तालिबान से लड़ते रहे। और उनको पता है जो तालिबान की जो जड़ें हैं वो पाकिस्तान में हैं, तो वो जड़ों को उधर से उखाड़ने के लिए नहीं गए। उनको अगर वो तालिबान को खत्म करना चाहते थे, उनका सारा जिसे कहते हैं ऑक्सीजन खत्म करना चाहते थे, उनको एक दम से तबाह करना चाहते थे, तो उनको पाकिस्तान में जाना चाहिए था। पाकिस्तान में जो है तालिबान के सेफ हेवन्स हैं, जहां पर उनको पनाह मिलती है, जहां पर उनको शरण मिलती है, जहां पर वो रहते हैं, जो उनके पास पैसा आता है, उस सब को उन्होंने एकदम खत्म कर देना चाहिए था। तभी ये तालिबान का जो मसला है उसको सॉल्व कर पाते। शायद आतंक के मोर्चे पर सवालों से बचकर दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क को पीठ इसलिए दिखानी पड़ती है क्योंकि दहशतगर्दों को खत्म करने में भी अपना फायदा और नुकसान देखकर कदम उठाने वाले देश के सैनिकों ने सीने पर गोली और बम के जख्म खाए हैं। नए आतंकी अमेरिका के सामने जिंदा हो चुके हैं। आज तक ब्यूरो। हिंदी में बच्चा बच्चा भारत का पढ़ता आया है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो। यह अमेरिका ही था जिसने अफगानिस्तान में रूस को पीछे करने के लिए मुजाहिदीन के नाम पर आतंकियों को बढ़ावा दिया, हथियार दिए, पैसा दिया। जिन तालिबानियों से अमेरिका लड़ता रहा उन्हें ही सत्ता में बिठाकर जब पिछले दरवाजे से निकलना चाहता है तो पुराने पाप की बेड़ियां जकड़ ले रही हैं। अमेरिका का किया धरा अफगानिस्तान के आम नागरिक आज भुगत रहे हैं और दुनिया के तमाम शांति पसंद देशों को भुगतना पड़ रहा है। तारीख 26 अगस्त, जगह काबुल एयरपोर्ट, वक्त शाम 5 बजे। धमाके से 2 घंटे पहले तालिबानियों के डर से अफगानिस्तान छोड़ने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते लोगों की भीड़ दिखती है। यहाँ दीवार पर दोनों तरफ से लेकर बीच में बने नाले नुमा जगह के पानी में भी लोग खड़े दिखते हैं। 26 अगस्त की सुबह तक जब अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क जैसे देश काबुल एयरपोर्ट पर आतंकी हमले का अंदेशा जता चुके थे, तब इस भीड़ में किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये लोग अफगानिस्तान छोड़ने के लिए 31 अगस्त तक तालिबान के दिए हुए टाइम बम पर कभी भी शिकार हो सकते हैं। 26 अगस्त शाम 7 बजे आत्मघाती धमाका होता है।
धमाके के बाद 27 अगस्त तक कुछ लोग अस्पताल पहुंच पाए। बहुत से लोगों की तलाश चारों तरफ करते लोग नजर आए, जहां आज तक संवाददाता भी मौजूद हैं। इंजर्ड पर्सन के लिए है और डेड पर्सन को जस्ट एक हॉस्पिटल एम्प्लॉय जो अपने फ़ोन के ज़रिए उसके फ़ोटो निकाल कर दिखाता है कि किसके फैमिली मेम्बर है, कि मैं वहाँ पर आपको लूँगा। ये वही दस्त है जो सभी आदमी यहाँ पर इंजर्ड हुआ और अब तक इन्होंने यहाँ पर 32 आदमी को आइडेंटिफाई किया और 4 आदमी यहाँ पर आइडेंटिफाई नहीं हुआ है वो कौन है, क्योंकि उसके पास कोई ID कार्ड और कुछ भी नहीं था। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सब यहाँ पर आए हैं और अपने फैमिली को ढूंढ रहे हैं। जिंदगी की तलाश में ही जिंदगी गवा देने वाले अपनों के शवों के पास बहते इन आंसुओं के अफगानिस्तान का जिम्मेदार कौन है? जो अफगानिस्तान छोड़कर अपनी जिंदगी की खुशियां समेटना चाहते थे, उन्हें काले कफन में समेट देने वाला कौन है? कौन है जिसने अपनी जान बचाने के लिए अपना वतन छोड़ने को मजबूर हुए लोगों के पांव के नीचे से जिंदगी की जमीन खींच ली? क्या वो तालिबान जो धर्म के नाम पर आतंक की सत्ता स्थापित करने की चाहत में जुटा है, या फिर इस्लामिक स्टेट खुरासान का वो आतंकी जिसकी दुश्मनी तालिबान से बताई जाती है और जो आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी लेता है? या फिर यही क्यों ना कहें कि अफगानिस्तान का सबसे बड़ा गुनहगार अमेरिका है, जिसने अब बदला लेने का नया दुश्मन अफगानिस्तान में चुन लिया है। Also ordered my commanders to develop operational plans to strike ISIS-K assets, leadership, and facilities. We will respond with force and precision at our time, at the place we choose, in the moment of our choosing. आतंक को पुचकार कर फिर बदला लेने के नाम पर अमेरिकी नीतियों की चूक का नतीजा है कि आज अफगानिस्तान में नमाज जनाजा पढ़ने की नौबत ज्यादा हो चुकी है। अफगानिस्तान में तालिबान की 31 अगस्त की दी गई डेडलाइन टाइम बम की तरह टिक टिक कर रही है। हालत ये कि बुधवार को काबुल एयरपोर्ट के पास जिस नाले में लोग खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, गुरुवार को आत्मघाती हमले के बाद उसी जगह आम लोगों की लाशें बिखर गईं, जख्मियों का खून तैर गया और फिर शुक्रवार को अपनी बारी के इंतजार में लोग उसी जगह खड़े नजर आए जहां शवों का ढेर लग गया था। ऐसे में काबुल में मारे गए अपने सैनिकों की मौत का बदला लेने की बात कहने वाला अमेरिका क्या करेगा? कैसे बदला लेगा? अमेरिका को नहीं रुकना पड़ेगा। अब जो वो जा रहे हैं, उन्होंने ऐलान किया है जो 31 अगस्त तक वो वहां से निकल जाएंगे, तो मेरे विचार से निकल जाएंगे। अगर कोई थोड़ा डेट का थोड़ा सा एक्सटेंशन हुआ, क्योंकि कल धमाका हुआ है इतना बड़ा और उसमें 13-14 वहां पर अमेरिकन मरीन्स की भी मृत्यु हो गई है, तो वो निकल जाएंगे 31 अगस्त के आसपास। परंतु अगर वो उन्होंने बदला लेना है तो उनकी बेसेस हैं, गल्फ में हैं, कतार में हैं, टर्की में हैं और जगह हैं, तो वहां से वो अपने लड़ाकू विमानों को भेज सकते हैं और वहां पर जब वो टारगेट कर लेंगे जो कहां पर इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस के जो लोग हैं, जो अड्डे हैं, वो कहां पर हैं, तो उनको वहां से भी विध्वंस कर सकते हैं, उनको वो वहां से भी हानि पहुंचा सकते हैं। उनको यहाँ पर आने की और अपना कोई परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट करने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। वो बाहर से भी रहकर, उन्होंने कहा है जो हम बदला लेंगे, हम टारगेट करेंगे, तो बाहर से भी रहकर कर सकते हैं। बदला अमेरिका लेता है, कीमत देश और देशवासी चुकाते हैं। तो किससे बदला लेगा अमेरिका? उस तालिबान से लेगा जिसे खुद सत्ता में बैठाकर अमेरिका जा रहा है, या फिर उस हक्कानी नेटवर्क से लेगा जिसके खलील हक्कानी पर अमेरिका ने $50 लाख का इनाम रखा है, और उसी खलील हक्कानी को तालिबान ने काबुल की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंप रखी है। ISIS से बदला लेने की बात करने वाला अमेरिका क्या बदला लेगा जब ISIS और तालिबान के बीच हक्कानी नेटवर्क का आतंक एक पुल की तरह काम करता है? तो ऐसे बदला लेने की बात करने वाले अमेरिका ने अफगानिस्तान को जिनके हाथों में सौंपकर अपने लिए रुखसती का रास्ता चुना, वो क्या हाल करेंगे?
यानी एक बार फिर अफगानिस्तान की जमीन होगी, अमेरिका की गोली और आतंकियों के बम होंगे, निशाना आतंकी होंगे, कीमत आम नागरिक चुकाएगा। अमेरिका और आतंकवाद के दो पाटन में पता नहीं साबुत कैसे बचेगा अफगानिस्तान। ये दिखा दिया इस्लामिक स्टेट ने, खोरसम ने, कि जब अमेरिका पूरा और नेटो ट्रुप चले जाएंगे 31 अगस्त के बाद, तो ये नहीं है कि तालिबान ही पूरे अफगानिस्तान को कंट्रोल करेगा। इस्लामिक स्टेट खोरसम जो है वो भी एक प्रकार से बहुत चुनौती देगा। और मुझे लगता है कि अफगानिस्तान में एक प्रकार से जो सिविल वार की सिचुएशन पैदा हो जाएगी। युद्ध चाहे घर में होगा या आतंक के नाम पर, जमीन प्राकृतिक सौंदर्य के नायाब खजाने की खान कहे जाने वाले अफगानिस्तान की होगी, जिस पर तबाही के निशान इतिहास में हमेशा याद किए जाएंगे। आज तक ब्यूरो। युद्ध कभी भी किसी को सस्ता नहीं पड़ता, फिर चाहे वो पैसों की बात हो या इंसानी जिंदगी की। और इन दोनों पैमानों पर 20 साल तक अफगानिस्तान में आतंक के जख्म से शुरू हुई कहानी में आतंक के दर्द तक अमेरिका ने अरबों रुपए, सैकड़ों सैनिकों और नागरिकों की जिंदगी दांव पर लगाई है। और ऐसे में जब अमेरिका कहता है कि अभी सबसे लंबे युद्ध को खत्म करने का वक्त आ गया है, तो इसमें सुपर पावर की हताशा, निराशा ज्यादा नजर आती है। अपने घर में हमला करने वाले आतंकी लादेन को अगर घुसकर मारना सुपर पावर अमेरिका की निशानी कही जाएगी, तो अपने सैनिकों की जान लगातार आतंकवादियों के हाथों गंवाना अमेरिका के लिए हमेशा उनके ही मुल्क में जनता के हिसाब से सरकारी नीतियों की बड़ी नाकामयाबी है। अफगानिस्तान में अमेरिका का मिशन वहां के चुनावों में भी बड़ा मुद्दा बनने लगा, जब सैनिकों के अफगानिस्तान से आते शवों के बाद सरकारों को फैसला लेना पड़ा कि अब अमेरिका उल्टे पांव लौटेगा। A future in which war ends and a new chapter begins. And end the war in Afghanistan. 2002 से 2021 के बीच 3000 से लेकर 1,10,000 सैनिकों तक की तैनाती अलग अलग वक्त में अमेरिका ने अफगानिस्तान में की। 2009 से 2013 के बीच अफगानिस्तान में अमेरिका ने सबसे ज्यादा लगातार 70,000 से 1,10,000 तक सैनिकों को अफगानिस्तान में आतंक के खिलाफ युद्ध के मोर्चे पर रखा। 2011 में जिस साल लादेन को अमेरिका ने खत्म किया, ये वो वर्ष था जब सबसे अधिक अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान की जमीन पर युद्ध लड़ने पहुंचे। लेकिन अमेरिका के लिए सबसे बड़ी नाकामयाबी रही अफगानिस्तान में लगातार अपने सैनिकों की आतंकियों के हाथों हमले में मौत। अमेरिका को अफगानिस्तान में कुल अब तक 2,448 सैनिकों की जान से हाथ धोना पड़ा, जबकि उसके 20,722 से ज्यादा जवान जख्मी हुए। तो क्या जिस धमक के साथ अमेरिका अफगानिस्तान आया, अब उसे अपने सैनिकों की मृत्यु के बाद उतने ही शर्मनाक तरीके से लौटना पड़ रहा है? उनके फोर्सेस को तो बाहर जाना था, परंतु जिस तरीका उन्होंने अपनाया है बहुत ही अनप्रोफेशनल है और बहुत ही इनकॉम्पिटेंस उन्होंने दर्शाई है। तो इससे जो लगता है, जो ये अपनी सुपर पावर का जो खिताब है, जो रुतबा है, उसको उसने काफी हद तक खो दिया है। 2012 में ओबामा के शासनकाल में जो वापसी की बात अफगानिस्तान से शुरू हुई, वो 2018 में ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद आगे बढ़ी। 2021 में बाइडेन के राष्ट्रपति रहते 31 अगस्त तक अफगानिस्तान छोड़ देने की तारीख फिक्स हुई। लेकिन तब तक एक बार फिर अमेरिकी सैनिकों की शहादत अफगानिस्तान से अमेरिका के लौटने की घड़ी नजदीक आ रही है। अमेरिका अफगानिस्तान में 20 साल तक रहा। इस दौरान एक नई पीढ़ी अफगानिस्तान में बड़ी हो चुकी है, जिसे तालिबानी राज के तौर तरीकों की कोई जानकारी ही नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि अमेरिका आखिर अफगानिस्तान गया ही क्यों? 20 साल पहले ऐसा क्या हुआ जिसने अमेरिका को अफगानिस्तान जाने को मजबूर कर दिया, जबकि वो अच्छे से जानता था कि वहां पर विदेशी ताकत का टिकना लगभग नामुमकिन है। These ISIS terrorists will not win. We will find them and we will get them out. You set a deadline, you pulled troops out, you sent troops back in, and now 12 Marines are dead. You said the buck stops with you.
Do you bear any responsibility? I ask that you join me now in a moment of silence for all those in uniform and out, military and civilian, who've given the last full measure of devotion. No, wait a minute. I'm asking you a question. Is that accurate, the best of your not? What? I don't think it's the issue that, do you think? Ladies and gentlemen, it was time to end a 20-year war. Thank you so much. What is the plan? Will you recognize the Taliban as the government? 20 साल बाद अमेरिका अफगानिस्तान से जा रहा है, लेकिन उसका सिर झुका हुआ है। वो निराश है, परेशान है। लेकिन 20 साल पहले अमेरिका अफगानिस्तान आया है क्यों? इस सवाल का जवाब है दुनिया बदलने वाला आतंकवादी हमला। 11 सितंबर 2001 वो तारीख जिसके बाद दुनिया हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। ओसामा बिन लादेन के आतंकवादियों ने 4 विमानों को हाईजैक करके अमेरिकी धरती पर सबसे बड़े आतंकवादी हमले को अंजाम दिया। इस हमले में न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साउथ और नॉर्थ टावर ध्वस्त हो गए और करीब 3000 लोग मारे गए। अमेरिका ने सपने में भी नहीं सोचा था कि आतंक इस तरह घर में घुसकर उसके आत्मसम्मान को कुचल देगा। इस हमले ने सोते अमेरिका को जगा दिया। वो उठा और आतंकवाद का फन कुचलने के लिए अफगानिस्तान जा पहुंचा। उसने अपने मिशन को नाम दिया वॉर ऑन टेरर। We bring our enemies to justice or bring justice to our enemies, justice will be done. लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि अमेरिका सऊदी मूल के आतंकवादी ओसामा बिन लादेन से बदला लेने के लिए अफगानिस्तान क्यों गया? तो इसका जवाब तालिबान है। अफगानिस्तान 1990 के दशक से अलकायदा के आतंकवादियों का घर बना हुआ था, लेकिन 9/11 के हमले के बाद जब अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार ने ओसामा बिन लादेन को देने से इनकार कर दिया तो अमेरिका ने उसे अपने गुस्से का शिकार बना दिया। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 11 सितंबर 2001 में हमला हुआ और अक्टूबर में अमेरिका अफगानिस्तान जा पहुंचा। हमले के 10 दिन के अंदर तब के अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने वॉर ऑन टेरर अभियान का आगाज किया और कहा कि अब सारी दुनिया आतंकवाद से लड़ेगी। Every nation in every region now has a decision to make. Either you are with us or you are with the terrorists. शुरुआत में अमेरिका का मकसद अलकायदा को खत्म करना था, जिसके लिए अमेरिका ने तालिबानी सरकार से अफगानिस्तान को आजादी दिला दी। अलकायदा को जड़ से खत्म करने के नाम पर अफगानिस्तान में अमेरिका रह गया। इस दौरान अमेरिका अफगानिस्तान को दोबारा से बनाने में जुट गया ताकि आगे यहाँ की आबो हवा में बारूद न महके। इस दौरान अमेरिका अपने सबसे बड़े दुश्मन ओसामा बिन लादेन को ढूंढता रहा और 10 साल बाद उसे मारने में कामयाबी हो गया। Today, at my direction, the United States launched a targeted operation against that compound in Abbottabad, Pakistan. A small team of Americans carried out the operation with extraordinary courage and capability. No Americans were harmed. They took care to avoid civilian casualties. After a firefight, they killed Osama bin Laden. ओसामा बिन लादेन को मारने के बाद भी जब अमेरिका अफगानिस्तान से नहीं लौटा तो घर में ही इस जंग पर सवाल उठने लगे। अमेरिकी राष्ट्रपतियों से जंग की वजह को लेकर सवाल पूछा जाने लगा, जिस पर न सिर्फ बहुत खर्चा हो रहा था बल्कि अमेरिका को अपने 2500 सैनिक भी गंवाने पड़े। काबुल एयरपोर्ट पर दर्जन भर से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों की मौत अमेरिका को अफगानिस्तान में मिली सबसे बड़ी चोट में से एक है। इससे पहले 6 अगस्त 2011 को 30 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई थी जब आतंकवादियों ने एक अमेरिकी हेलीकॉप्टर को रॉकेट से उड़ा दिया था। उससे 1 महीने पहले 26 मई 2011 को भी एक बम धमाके में 9 नाटो सैनिक मारे गए थे, जिसमें 7 अमेरिकी सैनिक शामिल थे। 21 दिसंबर 2015 को नाटो अफगान पेट्रोलिंग टीम पर एक सुसाइड अटैक में 6 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई थी।
ये काबुल में हुए धमाकों से पहले तक अमेरिकी सैनिकों पर अफगानिस्तान में हुआ आखिरी आतंकवादी हमला था। इस तरह 10 सालों में अमेरिका को करीब 2500 सैनिकों को खोना पड़ा। इस तरह अफगानिस्तान की जंग अमेरिका के गले की हड्डी बन गई। नाक का सवाल बनने की वजह से अमेरिका ऐसे लड़ता रहा, लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ। सभी जानते थे जो अमेरिका जल्दी ही वहां से निकलेगा, क्योंकि 2010 से 11 से राष्ट्रपति ओबामा ये कहते आ रहे हैं जो हमको वहां से निकलना है, बाहर जाना है। तो उनके फोर्सेस को तो बाहर जाना था, परंतु जिस तरीका उन्होंने अपनाया है बहुत ही अनप्रोफेशनल है और बहुत ही इनकॉम्पिटेंस उन्होंने दर्शाई है। 9/11 हमले के बाद आतंकवाद को लेकर अमेरिका की नींद टूटी थी। 2 रिपब्लिकन और 2 डेमोक्रेटिक राष्ट्रपतियों ने अपने अपने हिसाब से इसे लड़ा और खत्म भी किया। लेकिन सच ये है कि अलकायदा को मारने अफगानिस्तान आया अमेरिका ISIS खुरासान का वार झेलकर लौटने को मजबूर है। The search is underway for those who are behind these evil acts. I've directed the full resources of our intelligence and law enforcement communities to find those responsible and to bring them to justice. To those who carried out this attack, as well as anyone who wishes America harm, know this: we will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay. We will not tire, we will not falter, and we will not fail. We will respond with force and precision at our time, at the place we choose, in the moment of our choosing. Thank you so much. आपने भस्मासुर की कहानी सुनी होगी। एक ऐसा राक्षस जिसे शिव जी से वरदान मिला था कि वो जिसके भी सिर पर हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। वरदान मिलने के बाद भस्मासुर खुद को इतना शक्तिशाली समझने लगा कि वो शिव जी को ही भस्म करने चल दिया। ये कहानी हमने आपको सिर्फ इसलिए सुनाई ताकि आप अमेरिका और तालिबान के रिश्ते के अच्छे से एक तरह से आप उसको समझ लें, क्योंकि तालिबान को पैसे और हथियार की ताकत देने वाला अमेरिका ही है। यह अमेरिका ही था जिसने सब कुछ जानते हुए भी अफगानिस्तान में तालिबान का रास्ता साफ किया, लेकिन आज वही तालिबान अमेरिका के लिए भस्मासुर साबित हो गया है। जब आप ज़हनी गुलाम बनते हैं तो ये याद रखें, असल गुलामी से ज्यादा बुरी ज़हनी गुलामी है। ज़हनी गुलामी की जंजीरें तोड़ना ज्यादा मुश्किल होता है। जो अभी अफगानिस्तान में गुलामी की जंजीरें तो तोड़ दी उन्होंने। अफगानिस्तान में तालिबान की जीत से पाकिस्तान गदगद है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं है। उसे भरोसा नहीं हो रहा कि जिस तालिबान को खड़ा करने में अमेरिका ने बड़ा रोल निभाया वो उसी से हारकर वापस जा रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान की जीत के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। 15 अगस्त को काबुल में जैसे ही तालिबान का झंडा लहराया तो पाकिस्तान में एक बयान तेजी से वायरल होना शुरू हुआ। जब तारीख रकम होगी तो कहेंगे कि ISI ने अमेरिका की मदद से सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान में शिकस्त दे दी। फिर एक और जुमला होगा, ISI ने अमेरिका की मदद से अमेरिका को शिकस्त दे दी। तालिबान से रिश्तों को डंके की चोट पर कबूल करने वाले ये पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के पूर्व चीफ हामिद गुल हैं, जिनका ये बयान पाकिस्तान में लोगों को एक बार फिर याद आने लगा है। ये बात कहना चाहता हूं आप के रिकॉर्ड के लिए, शायद कोई और ना कहे, ये जिस ISI को आज मुर्द इल्जाम ठहराया जा रहा है, जब तारीख रकम होगी तो कहेंगे कि ISI ने अमेरिका की मदद से सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान में शिकस्त दे दी। फिर एक और जुमला होगा, ISI ने अमेरिका की मदद से अमेरिका को शिकस्त दे दी। ये बयान साल 2014 का बताया जा रहा है, जिसमें हामिद गुल खुलेआम तालिबान की मदद से अमेरिका को हराने का ऐलान कर रहे हैं। हामिद गुल ने ऐसा क्यों कहा, ये समझने के लिए आपको साल 1989 में जाना होगा, जब सोवियत संघ को अफगानिस्तान से बाहर निकालने के लिए अफगानिस्तान के अंदर मुजाहिदीन संगठन को अमेरिका ने खूब समर्थन दिया। इन मुजाहिदीनों को अमेरिका के अलावा पाकिस्तान का भी समर्थन हासिल था। खुद ISI चीफ हामिद गुल को सोवियत संघ के खिलाफ मुजाहिदीनों को मजबूत करने के लिए जिम्मेदार माना जाता है।
This invasion is an extremely serious threat to peace. A Soviet-occupied Afghanistan is a stepping stone to possible control over much of the world's oil supplies. इस तरह साल 1989 में अफगानिस्तान अमेरिका और सोवियत संघ के बीच चल रही कोल्ड वॉर का मैदान बन गया। अमेरिका ने अफगानिस्तान से सोवियत संघ को बाहर निकालने के लिए उन मुजाहिदीनों के साथ हाथ मिला लिया जो सोवियत यूनियन की सेनाओं के खिलाफ लड़ रहे थे। इस लड़ाई में अमेरिका और उसके सहयोगियों ने उन मुजाहिदीनों और अरब अफगानियों का साथ दिया जो सोवियत यूनियन की सेनाओं के खिलाफ लड़ रहे थे। इसमें एक बड़ा नाम ओसामा बिन लादेन का भी था, जिसकी अमेरिका सिर्फ इसलिए मदद कर रहा था क्योंकि वो अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन की सेनाओं से लोहा ले रहा था। इन्हीं मुजाहिदीनों में एक ग्रुप था जिसका नाम था तालिब, जो आगे चलकर तालिबान बना। अमेरिका ने उसे हथियार देने का फैसला किया। ये सहयोग कितना करीबी था, अब उसकी तस्वीर देखिए। ये अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, जिन्हें आप मुजाहिदीनों को पाकिस्तान अफगान बॉर्डर पर खड़े होकर सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ने के लिए उकसाते हुए देख सकते हैं। Land over there is yours. You'll go back to it one day because your fight will prevail and you'll have your homes and your mosques back again because your cause is right. God is on your side. अमेरिका ने आज के तालिबानियों को साल 1989 में किस तरह से हथियार मुहैया करवाए, अब उसका सबूत भी देख लीजिए, जिसमें एक मुजाहिदीन अमेरिका से हथियार मिलने के बाद खुलेआम कबूल करता है। What, many guns? Yes. For Afghanistan? Yes, many guns. How many? About 30,000. 30,000? Yes. That's a lot of rupees. Where does the money come from? This come America. From America? Yes. इस तरह अमेरिका ने मुजाहिदीनों को अपने फायदे के लिए सोवियत संघ से लड़ने के लिए तैयार किया और अपने दुश्मन को वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। लेकिन आगे चलकर मुजाहिदीन कमांडर मुल्ला मोहम्मद उमर ने तालिबान को खड़ा किया और आज इसी तालिबान ने अमेरिका को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। आज तक ब्यूरो। पूरे विश्व की है नजर अब अफगानिस्तान पर तालिबान की अगली चाल पर। इसी पर आप देख रहे थे हमारी ये विशेष पेशकश। देखते रहिए आज तक।